नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में भी हमारा क्रम से जो टॉपिक जो प्रकरण इस समय चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं क्रिया। इससे पूर्व हमने विकारी शब्दों में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब उसी क्रम में आज से हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया। देखिए दोस्तों, अपना पहले यहाँ हम 23 और 24 जुलाई को जो रीट भर्ती परीक्षा उसके बेस के आधार पर या उसके आधार पर जो रीट की है, BSTC B.Ed की है आदि के कारण हम पहले व्याकरण को कंप्लीट कर लेते हैं। व्याकरण के टॉपिकों को भी हम क्रम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपना जैसे काव्य शास्त्र चल ही रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए। उसके बाद अपना जो रचनाओं का या अपने जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास आदि को हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अपनी व्याकरण और काव्य शास्त्र इस समय क्रम से चल ही रहा है। तो देखिए, कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं, अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सबका सहयोग ही हमें उत्साहित करता है कि आपके लिए कुछ अच्छा और नया से नया मैटर उपलब्ध करवाए। तो देखिए, अपना जो इस समय टॉपिक है आज विकारी शब्दों में वो है क्रिया। देखो, हमने संज्ञा को पढ़ा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और जो भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। या यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 उपभेद थे जिसमें हमने पढ़ा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसी क्रम में आपने संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़े। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सर्वनाम, और सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, और उनके भेद पूछे तो 6 होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक और उसके 3 भेद उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को पढ़ा। उसके बाद आपके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और आपने प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक आदि 6 भेदों को हमने क्रम से पढ़ा। उसी क्रम में अपना तीसरा टॉपिक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 जबकि कुल 5 भेद होते हैं। मुख्य भेदों में हमने पढ़ा जिसमें आपने गुस्सापे यानी कि गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, परिमाणवाचक और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण को हमने पढ़ा। इसी क्रम में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद अब हमारा जो अंतिम विकारी शब्द आता है वो है आपकी क्रिया। वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी वाक्य है या जिसमें किसी शब्द के द्वारा या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य को करने की बात हो या होने का या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। देखिए, हमारे हिंदी में तो हम क्रिया कहे और संस्कृत में उसका क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ मोहन करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है पढ़ने की। हवा बह रही है, हवा करता है और क्रिया कर रही है बहने की। औरतें मंगल गीत गा रही है, तो यहाँ औरतें करता है और इनके द्वारा क्रिया की जा रही है गाने की। दर्जी कपड़े की सिलाई करता है, तो यहाँ करता दर्जी है और उसके द्वारा क्रिया की जा रही है सिलाई की। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो ये 4 वाक्यों में, 4 उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ कर्ता के द्वारा किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है कि वो किसी कार्य को कर रहा है। तो किसी कार्य के करने का या होने का बोध जो होता है वही क्या कहलाती है, अपनी क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां किसी वाक्य में शब्द द्वारा या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वही क्या कहलाता है, क्रिया। अब इसी क्रम में आगे देखिए धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु।
क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कहलाता है धातु। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, जाना, उठना, बैठना आदि ये क्रियाएं हैं ना जुड़ने पर। लेकिन पढ़, लिख, खा, पी, जा, उठ, बैठ, चल, सुन, आ, दौड़ आदि आपके जो ये मूल क्रिया का जो मूल रूप है यहाँ वो ही क्या कहलाएगा, धातु। और क्रिया के मूल रूप में जब ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्रिया के मूल रूप में जब ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, आपके क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और क्रिया के मूल रूप में जब ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, क्रिया। देखिए अब क्रिया का सामान्य रूप, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। कोई भी मूल धातु है क्रिया का, उसमें ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया, क्रिया का कौन सा रूप कहलाती है, सामान्य रूप। जैसे हम कह सकते हैं पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, भागना, दौड़ना, चलना, खाना पीना, रोना, गाना आदि ये सभी आपके क्रिया का कौन सा रूप माना जाता है, सामान्य रूप। अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप का निर्माण किया जाता है। अब आगे प्रश्न आता है क्रिया के भेद, कि हमारे हिंदी में मूलतः क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के निम्न आधार पर भेद किए जाते हैं। क्रिया को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हो या जिसमें न हो उसके आधार पर भी क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। एक तो है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया में कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक है और जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा है काल के आधार पर भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। तो वर्तमान, भूत और भविष्यकालिक क्रिया, यानी कि जो वर्तमान में होने वाली क्रिया है वो वर्तमान कालिक क्रिया, जो भूतकाल में अर्थात गुजर चुकी है वो क्रिया जो पिछले समय में हुई है, भूतकाल में हुई है, वो भूतकालिक क्रिया, और जो भविष्य में होनी है वो क्रिया कहलाती है भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। और तीसरा भेद है प्रयोग व रचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसे हम ट्रिक से समझ सकते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, जिसे हम सासु पैसा नाप, तो इस आधार पर देख सकते हैं। देखिए सा से सामान्य क्रिया, और फिर से संयुक्त क्रिया, पे से प्रेरणार्थक क्रिया, और सा से सहजातीय क्रिया, ना से नाम धातु क्रिया और अंत में पैसे पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ सास पैसा नाप आदि के आधार पर क्रिया के रचना या प्रयोग के आधार पर कितने भेद हो जाते हैं, 6। इसमें एक आपकी अनुकरण या अनुकरणिक क्रिया ये भी मान ली जाती है। अनुकरण करके कोई क्रिया की जाए। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया को जो 2 भागों में, 2 भेदों में विभाजित किया है उसमें ही हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्रिया है सकर्मक क्रिया, यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया। कहने का मतलब कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में जो क्रिया दे रखी है तो क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर कर्ता के अलावा अन्य कर्म पर पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक। इस क्रिया में कर्म होना आवश्यक होता, अर्थात इसमें कर्म होना चाहिए, कर्म जुड़ा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखें, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, मनीष कहानी लिख रहा है, मोहन स्नान कर रहा है। तो यहाँ राधिका करता है, इसके द्वारा क्रिया की जा रही है पढ़ने की। अब क्या पढ़ रही है वो, पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा आपके कर्म। मनीष कहानी लिख रहा है, तो मनीष के द्वारा, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है लिखने की, क्या लिख रहा है वो, कहानी, तो ये हो जाएगा आपके कर्म।
मोहन स्नान कर रहा है, मोहन करता है क्रिया, क्या कर रहा है, स्नान करने की, क्या कर रहा है वो, स्नान। तो ये क्या हो जाएगा, आपके कर्म। तो हमने देखा कि ऐसा वाक्य जिसमें जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्ता पे न पड़ के और कर्म पर पड़े, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, सकर्मक। अब कर्म की संख्या के आधार पर सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। कर्म के आधार पर कर्मों की संख्या, कि किसी क्रिया में या किसी वाक्य में कितने कर्म जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो है आपके एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में जब एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, जैसे हमने यहाँ ये वाक्य देखे, इनमें एक ही कर्म है। जैसे शुभम भोजन कर रहा है, तो यहाँ शुभम द्वारा क्रिया क्या की जा रही है, करने की, किसको, भोजन को, तो एक ही कर्म है। तो यहाँ एक कर्म होने पर परी नृत्य कर रही है, क्या क्रिया कर रही है, परी नृत्य करने की, तो करने की क्या कर रही है, नृत्य, तो ये एक ही कर्म है। मयंक पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो यहाँ पढ़ना क्रिया है और कर्म है। कहने का मतलब ये सकर्मक क्रियाएं हैं और प्रत्येक वाक्य में एक ही कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी, एक सकर्मक क्रिया। अब दूसरी है आपकी द्विसकर्मक क्रिया, दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में जब दो कर्म प्रयुक्त हो, जब दो कर्मों को जोड़ा जाए तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, जैसे वाक्य अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जो कर्ता उनके द्वारा क्रिया की जा रही है पढ़ाने की, क्या पढ़ाया जा रहा है, भूगोल, किसको पढ़ाया जा रहा है, छात्रों को, तो ये दोनों कर्म हो जाएंगे, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब वाक्य में दो कर्म हो कर्ता के साथ तो वो कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो दादी करता है क्रिया, क्या कर रही है, सुनाने की, क्या सुनाई, कहानी, एक कर्मक, और किसको सुनाई, बच्चों को, द्विकर्मक, तो ये भी दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, मोहन ने सुरेश को रुपए लौटाए, तो मोहन करता है, उसके द्वारा क्रिया की जा रही है लौटाने की, क्या लौटाए, रुपये, एक कर्मक, किसको, सुरेश को, द्विकर्मक। तो इस प्रकार हमने देखे कि जो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। लेकिन जहां वाक्य में कर्म जुड़ा हो उसमें भी जो कर्मों की संख्या के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। जिस वाक्य में एक कर्म जुड़ा हो वो एक कर्मक क्रिया होती है और जिस वाक्य में दो कर्म जुड़ा हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। अब किसी वाक्य में कितने कर्म हैं आदि की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ट्रिक है, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या या किसको लगाकर कर्ता से प्रश्न किया जाता है और तब उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त आता है। एक कर्म होने पर एक कर्म के रूप में और द्विकर्म होने पर दो कर्म के रूप में उत्तर आएगा, तो समझ ले वहां कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। जैसे यहां हम प्रश्न करें, शुभम भोजन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, भोजन, तो एक ही कर्म है। यहाँ राधिका पुस्तक पढ़ रही, क्या पढ़ रही है, पुस्तक, एक ही कर्म है। इसी प्रकार यहाँ जैसे अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल, किसको, छात्रों को, तो दो कर्म आ रहे हैं। इसी प्रकार दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी, किसको, बच्चों को, तो क्या और किसको लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का जो उत्तर आता है वो कर्म के रूप में आता है। तो जहां एक कर्म के रूप में आ रहा है वहां एक कर्मक क्रिया और जहां दो कर्म के रूप में उत्तर मिल रहा है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो क्रिया है वो आपके अलग अलग प्रकार से अपने भेद रखती है। कर्म के आधार पर इसके दो भेद हैं, काल के आधार पर तीन भेद है और प्रयोग व रचना के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों हमने आज अपना ये चौथा विकारी शब्द स्टार्ट कर दिया है, क्रिया, और इसका प्रारंभिक जो प्रारूप है वो भी हमने देख लिया है। आगामी और हम इसके काल के आधार पर या प्रयोग के आधार पर भेद या इसका अकर्मक आदि को हम डिटेल से और पढ़ेंगे।
तो आप जो पढ़ाया हुआ उसमें कोई समस्या या कोई दिक्कत महसूस करें तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अच्छा पढ़े आप और आगे बढ़े। अपने मित्रों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहें और आप भी करें। धन्यवाद।